एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पेपर 1 का मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी, उसमें हमारा 8th मॉक टेस्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, 7 मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम 8th मॉक टेस्ट को करेंगे और काफी सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ये हम एनालाइज करेंगे कि अब नेक्स्ट जो हमारा दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप यूजीसी नेट के कोर्सेज को परचेज करने का सोच रहे हो तो एचएन अध्ययन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। एक हमारे पास में हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1 का कॉम्बो बैच है, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज पूरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और 5 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये यूजीसी नेट हिंदी का कॉम्बो बैच है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इस बैच को परचेज कर सकते हो। काफी कम इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो हमारे पास में यूजीसी नेट ज्योग्राफी को लेकर हैंड रिटन नोट्स है। ये आपके नोट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगे। सारी यूनिट्स ये कवर करते हैं। साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस्ड हमने ये नोट्स को प्रिपेयर किया है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ के फिर ही हमने आपके लिए नोट्स को बनाया है। तो आप अगर ये नोट्स परचेज करना चाहते हो, ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स, तो आप परचेज कर सकते हो। काफी कम प्राइस इनका भी रखा गया है। ठीक है, आप अगर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का फाउंडेशन बैच परचेज करना चाहते हो दिसंबर 2025 के लिए, जहाँ पे आपको फाउंडेशन से बेसिक से अपनी सारी तैयारी करनी है, तो वहाँ पे आपको 1 to 10 पूरी यूनिट्स कवर करवाई जाएगी। यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, रिविजन के नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू क्लासेस मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। ये सारी चीजें आपको इस एक फाउंडेशन बैच में दिया जाएगा। हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये काफी अच्छा बैच आपके लिए है दिसंबर 2025 के लिए। काफी कम इसका प्राइस जो है वो रखा गया है। अगर आप पेपर 1 का बैच परचेज करना चाहते हो सेपरेटली, तो आप कंप्लीट जो पेपर 1 का बैच है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए, इसको परचेज कर सकते हो। कंप्लीट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, रिवीजन सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड बाइलिंगुअल कंटेंट, ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी। रिकॉर्डेड और वीडियो फॉर्मेट में दोनों ही के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा। काफी कम प्राइस रखी गई है। अगर आप जेआरएफ का महापैक परचेज करना चाहते हो तो इस बैच में आपको 10 प्लस जेआरएफ के बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। ये एक महापैक है जहाँ पे आपको पेपर 1, आपको हिंदी साहित्य, आपको टेस्ट का बैच, आपको नोट्स के बैचेस, आपको रिविजन के बैचेस, आपको प्रैक्टिस के बैचेस और अन्य सभी अपकमिंग बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जेआरएफ का महापैक है ये। एक सब्सक्रिप्शन में आपको 10 प्लस बैचेस यहाँ पे मिल रहे हैं और ये 10 बैचेस की प्राइस इतनी सी रखी गई है। इतनी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं देखने को मिलेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जिस प्राइस में हम आपको 10 प्लस बैचेस दे रहे हैं, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको परचेज कर सकते हो। आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 1 to 10 फुल यूनिट्स के नोट्स भी ले सकते हो। रिविजन नोट्स है 200 पेजेस के और 40 पेजेस के यहाँ पे वन लाइनर्स है। काफी कम इसका प्राइस रखा गया है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो। अगर हिंदी साहित्य का आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का बैच चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। उसके फीचर्स रहेंगे कि आपको यूजीसी नेट की क्लासेस मिलेंगी, आपको एपी की क्लासेस मिलेगी, आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। इस बैच का कंप्लीट जो आपको सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा और काफी कम प्राइस इसका रखा गया है। सिर्फ इतने से 499 प्राइस के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट का बैच, दोनों बैचेस मिल रहे हैं। इतने प्राइस में आपको सिर्फ नेट की टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है जितने प्राइस में नेट और एपी दोनों के कंप्लीट बैचेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको पेपर 1 का पीवाईक्यू बैच चाहिए जहाँ पे आपको 5 सालों के पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, तो काफी कम प्राइस इसका रखा गया है। इतने प्राइस में एक पिज्जा भी नहीं आता है जितने प्राइस में आपको पूरा पीवाईक्यू का बैच मिल रहा है, जहाँ पे पिछले 5 सालों की पीवाईक्यूज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाए जाएंगे। आप इसको भी परचेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स प्लस पेपर 1 का वीडियो बैच है हमारे पास में। यूनिट वाइज क्लासेस है, क्लासेस नोट्स है, ये सारी चीजें आपको इस कॉमर्स के कॉम्बो बैच में मिल जाएगा, जहाँ पे पेपर 1 रहेगा
और पेपर 2 आपका कॉमर्स का रहेगा। काफ़ी कम प्राइस इसकी भी रखी गई है, ठीक है? तो ये सारे यूजीसी नेट के बैचेज़ हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हो। आप अगर चाहते हो, आप ईएमआरएस की तैयारी करते हो, तो आप ईएमआरएस का बैचेज़ भी ले सकते हो। आप अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आप अगर टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप हमारे बैचेज़ को एनरोल कर सकते हो। काफ़ी सारे बैचेज़ हैं, आपको अगर नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको ई नोट्स चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या फिर 9450403952 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी डिटेल्स, जो भी आपकी क्वेरीज है, आपकी डिटेल्स है, वो शेयर कर सकते हो। आपको बैचेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इसी नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगी। आपको कोई अन्य जनरल जानकारी भी चाहिए तो आप इस नंबर के थ्रू हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। हमारी टीम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगी, ठीक है? ये बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि कौन से बैचेस अभी चल रहे हैं और काफी सारे अपकमिंग बैचेस भी आने वाले हैं। तो आपको एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा कि भाई कौन कौन से बैचेस अभी चल रहे हैं, कौन कौन से बैचेस जो है वो अभी नए शुरू होने वाले हैं, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट 8 हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। क्या पूछा है आपको? ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। एक होता है डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, एक होता है असेंडिंग यानी कि आपका आरोही क्रम, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में अंतर क्या है, आरोही और अवरोही में डिफरेंस क्या होता है, है ना, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अंतर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना होता है, ठीक है? तो क्योंकि काफी बच्चे इसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल उनको भले आ रहा होगा लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, आरोही अवरोही क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता है और इस वजह से भी फिर उनका आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ पे मैमल दिया हुआ है, वाइल्ड कैप दिया हुआ है, आपको विडाल दिया हुआ है, आपको पशु यानी कि एनिमल और आपको वर्टिब्रेट यानी कि है ना कशेरुकी दिया हुआ है। आपको इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस है और आपको इसको जमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका वाइल्ड कैप आएगा, वाइल्ड कैप के बाद में आपका विडाल आएगा, विडाल के बाद में फिर आपके मैमल्स आएंगे, मैमल्स के बाद में आपका वर्टिब्रेट्स आएंगे और लास्ट में आपका एनिमल आएगा। हमको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमको इसको जमाना है। तो आपका एनिमल जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे पहले क्या आएगा? आपका वाइल्ड कैप आएगा। एनिमल्स के अंदर ही तो ये सारी चीजें आती है, एनिमल के अंदर ही आपके वाइल्ड कैप, मैमल, वर्टिब्रेट्स, ये सारी चीजें एनिमल के अंदर ही आएगी। तो एनिमल सबसे लास्ट में होगा। जहां भी एनिमल सबसे लास्ट में दिखे वो ऑप्शन रखो, बाकी दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे बस आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, आपका 50-50 का खेल है। तो सबसे पहले आपका वाइल्ड कैप आएगा, ना कि आपका विडाल आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आजकल लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने लगे हैं, तो इनको कैसे आरोही अवरोही क्रम में जमाना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इन अ सर्टेन कोड राम इज कोडेड एज 32, सीता इज कोडेड एज 49, तो श्याम को हम क्या कहेंगे? भाई किसी भाषा में राम को 32 कह रहे हैं, सीता को 49 कह रहे हैं, तो श्याम को क्या कहेंगे? 73, 49, 66 या फिर 32? अब ये देखना है कि 32 और 49 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 32 ऑलरेडी राम हो गया है तो 32 नहीं होगा, 49 ऑलरेडी सीता हो गया है तो 49 भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके वैसे एलिमिनेट हो गए, बस यहाँ पे 73 और 66 बचता है, तो इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। तो हम यहाँ पे शाम को 66 कहेंगे। अब ये किस तरीके से कहेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाना, और आपको अगर इसका मेथड समझ में आ गया है, पैटर्न समझ में आ गया है, तो मुझे कॉमेंट करके बताना। आपको सिर्फ इसका पैटर्न समझना है कि ये जो राम लिखा हुआ है इसको हमने 32 किस तरीके से कहा है। आप राम जो वर्ड है, ये आपका जो ABCD जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसमें R, A और M कितने पे आते हैं उन सबको ऐड करके देख लेना, उन सबको सब है ना माइनस करके देख लेना, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, उन सब में एक प्लस करके एक माइनस करके कैसे भी करके देख लेना, आपका 32 आंसर आना चाहिए। उसी तरीके से आपका सीता जो है वो 49 कैसे आ रहा है, प्लस करके आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है वो पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और राम और सीता का पैटर्न के अनुसार ही आप फिर ये देख सकते हो कि शाम का पैटर्न जो है वो कैसा बनेगा, और फिर शाम का पैटर्न आपका 66 जो है वो आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ऑर्डर्स ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा संप्रेषण के अर्थ संकेतन का क्रम है वो आपको जमाना है। डिनोटेशन या फिर कॉनोटेशन, मिथ, क्रेडिबिलिटी या फिर एट्रीब्यूशन। इनमें से 5 ऑप्शन में से कोई भी 2 आपको एलिमिनेट करने हैं और कोई भी 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये सिग्निफिकेंस इन कम्युनिकेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पे जमाना है। तो सिग्निफिकेशन इन कम्युनिकेशन का ऑर्डर होता है डिनोटेशन, कॉनोटेशन और मिथ। इसमें क्रेडिबिलिटी और एट्रीब्यूशन नहीं होता है, विश्वसनीयता और गुणारोपण इसमें नहीं होगा। तो सी और डी को आपको, डी और ई को आपको एलिमिनेट करना होगा। जैसे ही डी और ई को एलिमिनेट करोगे ए ही ऑप्शन बचता है। ए, बी और सी ये तीनों ही आपके करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो कहाँ पे नॉट है, कहाँ पे बिना नॉट है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलतियां होती है उनसे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूज एज प्रोपाउंडेड बाय इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट में धर्म, भक्ति, अर्थ या फिर मोक्ष, इन चारों में से कौन सी चीज नहीं आती है। तो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से हमारे 4 पुरुषार्थ है ना, 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें क्या नहीं आता है वही तो पूछा है। तो इसमें भक्ति नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। 4 पुरुषार्थ होते हैं आपके, धर्म, अर्थ, काम और एक हो गया आपका मोक्ष। तो इनमें क्या नहीं आ रहा है, भक्ति नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको निकालना है। आजकल रिसर्च एप्टीट्यूड में ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है पहले उसको पढ़ लेते हैं। रिसर्चर ऑब्टेन द फॉलोइंग पी वैल्यू फॉर सैंपल करेक्शन कोएफिशिएंट, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, व्हिच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट एट 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले ये समझो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा या तो 1% हो सकता है या फिर हमारा 5% हो सकता है। अभी 1% और 5% क्या है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि हमारी जो रिसर्च है, जो हमने रिसर्च करी है, उसमें कितने प्रतिशत गलतियां हो सकती है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो 1% हो सकता है, यानी कि 1% रिसर्च में गलतियां हो सकती है। 99% मेरी रिसर्च जो है वो एकदम सही सटीक होगी। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि मेरी रिसर्च में 5% कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, चाहे वो डेटा का एरर हो या फिर किसी भी और चीज का एरर हो। 5% गलतियां हो सकती है, बाकी 95% मेरी रिसर्च जो है वो एकदम सही होगी। ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब। हम इंडिया में 1% या फिर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही दिखाते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखाते। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पी वैल्यू फाइंड करनी होती है। आई होप आपने ये सारी चीजें रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ ली होगी कि है ना, पी वैल्यू क्या होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। यहाँ पे इन डेप्थ में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पीवाईक्यू की क्लास है। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में या फिर रिसर्च के न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको एक है ना क्लास चाहिए डिटेल, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। अब आपको यहाँ पे पी वैल्यू निकालनी है कि भाई अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो पी वैल्यू जो है वो उसका सार्थक मान जो है वो कितना जाना जा सकता है। 0.5 होगा, 0.04 होगा, 0.95 होगा, 0.002 होगा या फिर 0.995 होगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% से कम जो आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी 0.04 और यहाँ पे आपका डी यानी कि 0.002, ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इसको वैल्यू सॉल्व करनी आती होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, अनिल हैज एन MP3 फाइल स्टोर्ड ऑन हिज कंप्यूटर, व्हिच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ MP3 फाइल। भाई अनिल के कंप्यूटर में एक फाइल स्टोर्ड है जिसका एक्सटेंशन जो है वो MP3 फाइल का है। तो ये MP3 फाइल जो है वो कौन सी प्रकार का फाइल है। ये वीडियो फाइल है, ये साउंड फाइल है, ये इमेज फाइल है या फिर ये टेक्स्ट की फाइल है।
अब जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो डेटा किस प्रकार का है? क्या वो इमेज है? क्या वो टेक्स्ट है? क्या वो वीडियो है? क्या वो ऑडियो है? किस प्रकार का डेटा है? वो आपके कंप्यूटर में एक्सटेंशन जो है वो लगा हुआ होता है, उस एक्सटेंशन के माध्यम से हम पहचान जाते हैं। आप अगर पीडीएफ यूज करोगे तो उसके लास्ट में आपको पीडीएफ का एक्सटेंशन जो है वो दिखेगा, आप समझ जाओगे ये पीडीएफ है। आप अगर कोई वीडियो है ना डाउनलोड करना चाहते हो या फिर कोई वीडियो अगर आपके फोन में है तो आप देखना उसके पीछे एक्सटेंशन MP4 या कोई दूसरा एक्सटेंशन लिखा हुआ होगा। अगर आप साउंड यानी कि कोई म्यूजिक या फिर कोई ऑडियो अगर डाउनलोड करते हो अपने फोन में तो उसके पीछे आप देखना MP3 लिखा हुआ होगा या फिर कोई दूसरा एक्सटेंशन होगा। तो ऐसे हर एक डेटा के लिए कुछ एक्सटेंशन होता है कि आपका जो डेटा है वो किस प्रकार का है। आपका इमेज का डेटा है, आपका टेक्स्ट का डेटा है, आपका ऑडियो का डेटा है, आपका वीडियो का डेटा है, किस प्रकार का डेटा है। इन एक्सटेंशन के माध्यम से हमको पता चलता है। भाई पीडीएफ लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये फाइल जो है वो पीडीएफ की है, फोटो वगैरह की नहीं है। MP4 है तो समझ जाओगे वीडियो है, MP3 है तो समझ जाओगे ऑडियो है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि MP3 की फाइल जो है वो किस प्रकार का डेटा होता है, वो ऑडियो का यानी कि आपका साउंड का, ध्वनि का डेटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब इससे क्या पता चलता है, हमारा आईसीटी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक्सटेंशंस जो है वो पढ़ने हैं, टेक्स्ट के, ऑडियो के, वीडियो के और इमेजेस के। ज्यादा नहीं, इन चारों के एक्सटेंशंस, काफी सारे एक्सटेंशंस होते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्सटेंशन कौन सी फाइल के लिए यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज लिंक्ड टू सोशल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ हाउ पावर इज अटेन्ड, सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी लेफ्ट out of mainstream, social system are ignored, power is used and misused, political and economic decisions are made। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, संप्रेषण के संदर्भ में राजनीतिक समाजीकरण इस रूप में सामाजिक अधिगम से जुड़ा है, किस रूप से जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। सत्ता प्राप्त की जा सकती है, समाज के कुछ भागों को मुख्य धारा से अलग छोड़ देना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाओं के सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको दरकिनार कर देना चाहिए, सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है, या फिर राजनीति और आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखता है ना वो हटा दो। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा है, डू नॉट वरी अबाउट इट। सबसे पहले कुछ 5 ऑप्शन में से एक तो समझ में आ रहा होगा, तो जो नेगेटिव ऑप्शन दिख रहा है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। सत्ता प्राप्त की जाती है, समाज के कुछ भागों को मुख्य धारा से अलग छोड़ देना चाहिए। क्या कुछ भागों को समाज से अलग कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमको समाज में सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो बी ऑप्शन तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन एक नेगेटिव ऑप्शन है जो कतई आंसर में नहीं हो सकता है। तो सारे ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ सी ही ऑप्शन हमारा बचा और यही हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए की पावर इज अटेन, सत्ता प्राप्त की जा सकती है। पावर इज यूज एंड मिसयूज, पावर का यूज और मिसयूज यानी कि उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। और राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए जा सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो लिए जा सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन को एलिमिनेट किया, और हमने ना बी ऑप्शन को एलिमिनेट किया, और यहाँ पे हमारे दोनों ही आंसर जो है वो हमारे जो आंसर है वो निकल के आ गए कि हमारा बी और सी दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ए, डी और ई इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या पता चला, एलिमिनेशन टेक्निक से आप काफी सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हो। आपके अगर सवाल में पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 के 50 आपको जरूरी नहीं कि आपको आते ही होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 40 प्लस, अगर 45 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा जिनके माध्यम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आप एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लगा सकते हो। हमको ये तो पता होता है कुछ क्वेश्चन में कि कौन सा सही आंसर होगा, लेकिन काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको ये नहीं पता होता है कि सही आंसर क्या होने वाला है, पर ये पता होता है कि कौन सा आंसर तो इसका पक्का से पक्का नहीं ही होने वाला है। तो वो जो नहीं होने वाला ऑप्शन होता है सबसे पहले उसको एलिमिनेट करो, फिर जितने भी ऑप्शन आपके बचेंगे वो आपके सही आंसर हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। असर्शन क्या बोलता है, कोरल रीफ आर थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सीवेज इन ओशन वाटर नियर देम।
प्रवाह है ना, प्रवाल भत्तियां उनके निकटवर्ती महासागरीय जल में मल विसर्जित किए जाने के कारण खतरे में है। और रीजन क्या बोला है इसका, रिलीज टू सीवेज इन ओशन टेंड्स टू रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ ओशन वाटर। महासागरों में मल विसर्जित करने से महासागरीय जल जो है वो उसकी स्पष्टता कम हो जाती है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोला है, पहला कथन क्या बोलता है, प्रवाल भत्तियां यानी कि कोरल रीफ्स उनके निकटवर्ती महासागरीय जल में मल विसर्जित होने के कारण खतरे में है। भाई कोरल रीफ्स जो है वो आपके पानी के अंदर होती है, और पानी अगर आपका खराब होता है तो कोरल रीफ्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, भाई पानी खराब होगा अगर, है ना, उसमें अगर कुछ भी गंदापन होगा तो कोरल रीफ्स जो है वो धीरे धीरे खतरे में आ जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और दूसरा कथन क्या बोलता है, महासागरों में मल विसर्जित करने से महासागरीय जल की स्पष्टता कम होती है। बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट जल कब होगा, जब वो साफ सुथरा होगा। अगर उसमें कुछ गंदगी आ जाएगी तो उसकी स्पष्टता, उसकी प्योरिटी जो है वो खत्म होने लग जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सत्य है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। भाई टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी कौन सी है, यानी कि कमी निकालनी है, यानी कि कोई नेगेटिव ऑप्शन हमको यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले बोला ये विद्यार्थी के लिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है, मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव हो सकता है। और दूसरा बोला ये विद्यार्थी की सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। तीसरा बोला ये विद्यार्थी में स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ाता है। और चौथा बोला ये बहुत ही प्रभावी और समय की बचत करने वाला होता है। तो कोई हमको बताना है कि इसका नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है, टीचर सेंटर्ड मेथड की कमी क्या है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दो तरीके के मेथड्स होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि छात्र आधारित विधि तो वो होती है जहाँ पे छात्रों के अनुसार टीचर बच्चों को पढ़ाता है, और टीचर सेंटर्ड मेथड वो होता है जहाँ पे टीचर, है ना, छात्रों के बजाय खुद के अनुसार बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि टीचर सेंटर्ड मेथड की कमी कौन सी है। पहला बोला है कि ये विद्यार्थी के लिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है। इसमें बच्चे ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव होते हैं नहीं, यहाँ पे बच्चे जो है वो निष्क्रिय होते हैं ना कि सक्रिय होते हैं। तो कोई भी इंगेजमेंट उनका नहीं होता है, कोई भी इंटरेक्शन टीचर के साथ में नहीं होता है। दूसरा बोला ये विद्यार्थी की सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन के अवसर को सीमित कर सकता है। ये बिल्कुल सही कथन है। टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो क्या करता है, बच्चों के जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको रोक लेता है, उसको लिमिट कर लेता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर जो है वो अपने अनुसार पढ़ाता है। जैसे मैं क्लास में आई, मैंने अपने अनुसार आपको पढ़ाया, अब वो चाहे चीज आपको समझ में आओ चाहे मत समझ में आओ, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी कि भाई आपको क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई। तो इससे क्या होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लिमिट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ये नेगेटिव कथन है और हमको यही बताना था। तीसरा क्या बोलता है, ये विद्यार्थी में स्वतंत्रता लेकर आता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। और चौथा बोला है कि इट इज मोर एफिशिएंट एंड सेव्स टाइम, ये टाइम बचाता है नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या बताना था, कौन सा इसमें से ड्रॉबैक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको चूज करके बताना है। पहला बोलता है प्रेडिकेट टर्म ऑफ कंक्लूजन इज मेजर टर्म, दूसरा बोलता है सब्जेक्ट टर्म ऑफ कंक्लूजन इज माइनर टर्म, तीसरा बोलता है मिडिल टर्म मस्ट अकर ओनली वंस इन द प्रीमाइस, और चौथा बोलता है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन दी कंक्लूजन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करके बताना है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक में मेजर टर्म, एक में माइनर टर्म, एक में मिडिल टर्म, ये सब चीजें लिखी हुई है। तो ये क्या है, तो 3 तरीके की हमारे पास में टर्म्स होती है लॉजिकल रीजनिंग में, एक होती है मेजर टर्म, एक होती है माइनर टर्म, एक होती है मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म जो है वो क्या होती है, तो हमारे आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 होता है और कंक्लूजन होता है। जो बिगनर्स हैं उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, पर जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, जिन लोगों ने ये सारा चीजें पढ़ी हुई है, उनको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होगी। तो हमारा आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है पेपर 1 बोल रही हूँ, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, ठीक है। अब जो मिडिल टर्म है वो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में कोई कॉमन टर्म होती है, यानी कि कोई ऐसी टर्म जो प्रीमाइस 1 में और प्रीमाइस 2 में दोनों में आ रही है, तो वो जो कॉमन टर्म है वो मिडिल टर्म होती है, लेकिन मिडिल टर्म कंक्लूजन में कभी भी नहीं आती है, ठीक है। तो याद रखना है कि मिडिल टर्म कंक्लूजन में कभी भी नहीं आएगी, लेकिन प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में आएगी। पर ये सी वाला कथन आप देखोगे,
तो क्या बोल रहा है कि भाई मध्य पद आधार वाक्य में केवल एक बार ही आवश्यक होना चाहिए। मिडिल टर्म को हम हिंदी में बोलते हैं मध्य पद, कि भाई मध्य पद जो है वो सिर्फ एक ही प्रेमाइस में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, प्रेमाइस 1 और प्रेमाइस 2 दोनों में कोई कॉमन टर्म होती है, कोई कॉमन शब्द होगा, वो आपका मिडिल टर्म, आपका मध्य पद होता है, और वो कंक्लूजन में नहीं होता है, निष्कर्ष में नहीं होता है। यानी कि दोनों ही प्रेमाइसिस में आवश्यक है, केवल एक में आवश्यक थोड़ी ना है। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। सीधा सीधा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो बी या फिर डी आपका सत्य कथन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, या तो बी या फिर डी आपका। अच्छा, इसमें से आपको इनकरेक्ट निकालना है। आई एम सो सॉरी, मुझसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट निकालना है। तो मैंने सी तो निकाल लिया, सी तो गलत है, यानी कि जहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, अब आपको वो निकालना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे मेरे से हो गई। आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है वो पूछा है। तो सी वाला आपका गलत हो गया, यानी कि अब जहां सी नहीं है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो आपका ए भी चला गया और आपका बी ऑप्शन भी चला गया। अब सी और डी में से आपका कोई करेक्ट आंसर होने वाला है। तो सी तो आपका डेफिनेटली गलत हो गया। अब डी ऑप्शन क्या बोलता है इसको देख लेते हैं। यानी कि अब ए और बी को हमको देखना ही नहीं है, ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द कंक्लूजन। मैंने अभी क्या बोला कि निष्कर्ष में तो मिडिल टर्म मध्य पद होता ही नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि मध्य पद निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नहीं, वो होता ही नहीं है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि सी और डी दोनों ही असत्य कथन है, ए और बी दोनों ही सत्य कथन है। जो प्रेडिकेट टर्म होती है वो आपकी मेजर टर्म होती है, और माइनर टर्म आपकी सब्जेक्ट के अंदर होती है। कंक्लूजन के सब्जेक्ट में माइनर टर्म होती है, और कंक्लूजन के प्रेडिकेट में आपकी मेजर टर्म होती है। ए और बी सही है, सी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे ही क्वेश्चंस। ये हमारी आज की क्लास थी, जहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। हमने कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन के काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके अपने रिव्यू जरूर से बताना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर 9450403952 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर से एचएन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी हमारे नए नए कोर्सेज, बैचेस वगैरह लॉन्च होते हैं, उनकी जानकारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।